हेलो एवरीवन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अभी तक टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, और सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया हम लोगों ने करंट, बेसिक्स करंट के बारे में। इस क्लास में जो थर्ड लेक्चर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लोग स्पेशली एक टॉपिक है, हालांकि फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिएगा या उस टॉपिक को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो जितना कंसेप्ट उसमें छुपा हुआ है, ठीक, वो जाके बस्ट आउट होता है क्लास 12th में बहुत ही अच्छे लेवल पे। लेकिन आपको बस एक थोड़ा सा इंट्रो दिया गया और हम ट्राई करेंगे कि अभी हम इसमें उसको अच्छे से आप समझ जाए। ठीक, अगर सपोज करिए कि आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है या आप ये सोच रहे हैं कि पूरा समझना हमको उस चीज़ को, तो आप जाके मेरे ही चैनल पे, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि क्यों उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जब आप क्लास 12th में जाइएगा तब इसको अच्छे से जानिएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास 10th में आप जब पढ़ रहे होंगे उस चीज़ को, ठीक, तो समझ में नहीं आएगा या उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन दिया गया जाएगा आपको एग्जाम में हो या किसी भी बुक में, तो आपको नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या चीज़ है, देखिए वो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले टॉपिक हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा कहीं अलग से हम लोग इसको पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं हम लोग। अभी ध्यान से सुनिएगा, जैसे सपोज करिए, और हालांकि अभी जिस तरीके से हम रिलेट करेंगे वो जो आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा साइंस में वो भी समझेगा, एकदम गारंटी है इस चीज़ का। ठीक है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा साइंस में, कुछ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई लिखाई से ही कोई रिश्ता नाता नहीं है, तब पर भी वो इस चीज़ को समझेगा कि ऐसा होता है एक्चुअली में। देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कि आपको अगर कहा जाए, बचपन में हम लोग हमेशा ऐसा किया करते थे कि हमारे पास एक मैग्नेट होता था, हालांकि उस पर नहीं लिखा हुआ होता था कि इस पर नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल, लेकिन होता था। ठीक, और एक दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, तो कभी आप ऐसा फील किए होंगे कि जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नज़दीक में हम लोग रखते थे तो वो चिपक जाता था। क्या होता था? चिपक जाता था। एक ऐसा वाला भी मैग्नेट आता था, सी ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको रिवर्स करके भी हम लोग चिपकाते थे, रिवर्स करके ये वाला इंड और ये इंड क्या होता था, चिपक जाता था और इस दोनों के बीच में रिपल्सन होता था। अगर आपके पास ऐसा शेप का मैग्नेट होगा आप चेक करके देखिएगा। ठीक, ये जो ऐसा जो सी शेप्ड में है इस तरीके से, ऐसा अगर सपोज करिए, तो ये दोनों के बीच में क्या होता था, अट्रैक्शन होता था। ठीक, और ऐसे में रिपेल कर जाता है। तो डिपेंड भी करता है कि किस तरीके से उस मैग्नेट को बनाया गया। तो जब इस मैग्नेट को हम लोग, इस मैग्नेट आपके पार्ट में ही पढ़ना नहीं, आप बस समझिए इस चीज़ को, क्यों हम बता रहे हैं, आपको पता चलेगा ओवरऑल जब आप देख लीजिएगा तब कि इस मैग्नेट को, इस मैग्नेट के बीच में तो आप पढ़े हैं ऐसा कि साउथ नॉर्थ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, और ये एक दूसरे से क्या होगा, चिपक जाएगा। लेकिन जिसको साउथ पोल नॉर्थ पोल के बारे में कोई नहीं है या नॉलेज नहीं है उसके बारे में, उसको ये चीज़ नहीं समझना। वो बस इतना समझे कि क्या वो कभी अपने लाइफ में किसी 2 मैग्नेट को चिपकते हुए देखा है या उससे दूर जाते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। या कुछ नहीं तो अभी आप खुद ट्राई वीडियो देखते देखते ही कर सकते हैं, या आप बचपन में भी इस काम को जरूर किए होंगे कि पेन को बाल से रब करके, ठीक है, और छोटा छोटा कागज़ का जो टुकड़ा होता था उसको हम लोग चिपकाते थे। ऐसा करते थे एक्चुअली में। वो क्या होता है एक्चुअली में, हो क्या रहा है, दोनों के बीच में तो कोई कॉन्टैक्ट है नहीं। ठीक, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग डिफाइन करते हैं इस चीज़ को कि ऐसा इसलिए होता है कि हर एक मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होता है। हर एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, एक रीजन, एरिया होता है एक। ठीक, उस एरिया में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा, उस एरिया में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेट उस पर एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, या तो वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, या वो फोर्स किस चीज़ का हो सकता है, रिपल्सन का। क्या किस चीज़ का हो सकता है? रिपल्सन का हो सकता है। या तो उसको अपने तरफ खींचेगा या अपने से क्या कर देगा, दूर कर देगा।
और उस रीजन को डिफाइन कर दिया गया, बताया गया कि वो जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, वहाँ थोड़े से ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज के साथ भी, ठीक है, चार्ज के साथ भी कुछ वैसा ही प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड। चार्ज के साथ भी क्या है, ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है 2 टाइप का, ये चार्ज भी अपने चारों तरफ क्या करता है, एक रीजन क्रिएट करता है। ठीक, और इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो कैसा चार्ज आ सकता है, तो या तो वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, या वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अगर वो चार्ज उस रीजन में आता है तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, वो ये इसको या तो अपने से दूर भेजेगा, रिपल्सन, ठीक, या इसको अपने तरफ खींच लेगा, अट्रैक्शन। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मतलब द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया। अब सपोज करिए कि आपसे कोई पूछेगा कि चलिए ये चार्ज इसका ये वाला रीजन है, तो यहीं पे आएगा तो फोर्स इस पे लग रहा है, और यही जब चार्ज यहाँ था तो इस पे फोर्स नहीं लग रहा था। तो क्यों, क्या लग रहा है एक्चुअली में, तो हम बोलेंगे कि देखिए बात है कुछ ऐसा कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, ये जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके रीजन में है। ठीक, तो इस पे फोर्स लग रहा है, ये उससे बाहर है तो इस पे नहीं लग रहा है। अगर आपसे कोई थियोरेटिकली पूछे कि फील्ड कहाँ तक होता है, तो इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे नहीं है, या इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है। हम यहाँ पर इसको ला के छोड़ रहे हैं और ये जाके इससे चिपक जा रहा है। ठीक है, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का प्रॉपर्टी है कि इस, जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट कौन सा है, बी, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट ए का ये प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ है यहाँ पे जिसके कारण ये यहाँ से मूव करके इसके साथ चिपक रहा है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। ठीक, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हैं, दोनों केस है। अब इस चीज़ को क्यों बताया गया है यहाँ पर, ठीक, क्या टाइम पास किया गया आपके साथ, या ये बताया गया कि नहीं नहीं देखिए हमको तो और भी बहुत कुछ आता है। देखते हैं हम लोग ऐसा कि क्यों ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए क्यों ये बात आपको बताया गया। तो जो डेफिनेशन है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, सपोज करिए कि पहले से एक रीजन है जहाँ पे एक प्लस चार्ज है, एक चार्ज क्या है, पहले से ही है, ध्यान से देखिएगा। और ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखा है। क्या करके रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखा है। और आपको ये पता नहीं है, अभी आप ध्यान से रखिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा सर्कल बन गया, ठीक है। यहाँ पे कोई फील्ड है, मतलब इतना बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक। पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग को किसी पॉइंट का पोटेंशियल जानना है कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। और इस पॉइंट पे हम लोग को क्या डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफाइन करना है, ठीक। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे इस पॉइंट पोटेंशियल को। ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट पी है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। पहला बात आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कोई पॉइंट पी है ये कहाँ है, किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक। और कहाँ से हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। और इसको कौन सा चार्ज बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। पहला बात, ये कैसा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा। दूसरा कौन सा बात हमारे पास, टेस्ट चार्ज मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैसा, पॉजिटिव। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, स्मॉल होगा। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से लिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा और कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसको हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, पकड़ के इनफाइनाइट से। अब ध्यान से सुनिए पहले, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। लिखा गया कि जब किसी चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसको हम लोग कहाँ से पकड़ के
इनफाइनाइट से पकड़ के हम आप पकड़ के ला रहे हैं। मतलब अब ऐसा नहीं कि अब हम चले जाएंगे इनफाइनाइट पे फिर वहाँ से चार्ज पकड़ के आपके घर पे ला के कॉपी में रख देंगे तो पोटेंशियल डिफाइन। मतलब कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, जो मूवी नहीं आई थी वो एजेंट विनोद की क्या ऐसा करके कुछ मूवी था, वही वो एजेंट जो है सपोज करिए कि एक चार्ज को पकड़ के और इस पॉइंट पे लाया। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, जो पॉइंट खुद किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक, लाते समय ये बस ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग किसी भी पार्सल को या विलन वगैरह किसी भी पार्सल को तो ऐसा बोला जाता है कि उसको कोई क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ क्षति नहीं होना चाहिए, उसका मतलब कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ठीक, कि इस चार्ज का क्या नहीं होना चाहिए, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, ठीक, डज नॉट चेंज, ये नहीं होना चाहिए। मतलब इसको बहुत स्लोली करके लाना, बहुत धीरे धीरे 1000 साल में लाना पकड़ के, ऐसा हम ये कहना चाहें, मतलब बहुत स्लो। काइनेटिक एनर्जी इसका मीनिंग है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट से मीनिंग जो होगा इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डज नॉट चेंज। किसका? इस चार्ज को, जिसको कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से। किस पॉइंट पे? पॉइंट पी पे, जो पॉइंट कहाँ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कि जब इतना करके रखेंगे तो जो पॉइंट पी होगा उस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा, जो इस पॉइंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कितना होगा, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है अपॉन क्यू नॉट, ये होगा। ठीक है, वी एट पॉइंट पी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिख देंगे हम लोग, द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिए ध्यान से, इसके डेफिनेशन को भी हम लिख ही देते हैं। ठीक है, द वर्क डन किसका वर्क डन, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, the work done per unit test charge in moving from कहाँ से कहाँ, infinite to कहाँ पे, infinite to any point, और पॉइंट का नाम क्या है, infinite to any point P, the work done per unit test charge। पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में कहाँ से, इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट P पे। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं, अब इसमें इस चीज़ को भी ऐड कर दिया जाए, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। ठीक है, द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट P विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ। अब 2-3 बार ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके मन में होगा, क्यों, क्या इनफाइनाइट फिक्स है सर, क्या इनफाइनाइट से ही हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा जा रहा है। आप इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 इनफाइनाइट पे। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस स्टेज में आप क्लास 10th में है उस स्टेज में आपको चार्ज को इनफाइनाइट पे ही रखना है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये हम नहीं कह रहे, मैथमेटिक्स कहता है। जब आप जाइएगा, ठीक, तो आपको अगर बहुत ही मन होगा कि हाँ ये है, तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक, हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि क्यों इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होता है 0। ठीक, और जब 0 होता है, आपको बस आपके बोर्ड के लिए बस इतना, अगर आपको सिर्फ बोर्ड के लिए ही दिमाग में रखना है, ठीक, तो अभी आप बस इतना दिमाग में रखिए, कोई चार्ज है इनफाइनाइट पे है, टेस्ट चार्ज है, स्मॉल है, पॉजिटिव है, उसको किसी पकड़ के एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ला रहे हैं, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन कर रहा है उसका जो रेशियो होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्लियर है, ये हो गया कंसेप्ट किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास 3 चीज़ है, चार्ज करंट और क्या चीज, पोटेंशियल। चार्ज, करंट और पोटेंशियल। चार्ज के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया गया था। ठीक, चार्ज का फ्लो करंट होता है, करंट के बाद हम लोगों ने देखा था उसका यूनिट वगैरह देख लिया था। अब ये कौन सा क्वांटिटी है,
ठीक, तो ये कौन सा क्वांटिटी है, देखिए ध्यान से कौन सा क्वांटिटी है, तो वर्क डन ये भी स्केलर है और ये तो भाई साहब स्केलर है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर ही हो जाएगा। ठीक, यूनिट क्या होगा इसका, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल अपॉन कूलम। ठीक, मतलब जूल पर कूलम लिख सकते हैं इसको, जूल पर कूलम, या इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट, VOLT, क्या है आपके पास ये वोल्ट। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, आप बस सिर्फ इसमें एक ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन। ठीक, या 1 वोल्ट को ही पहले डिफाइन कर लेते हैं कि 1 वोल्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना हो। ठीक, देखिए क्या हमारे पास है 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो डिफाइन ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन, तो यहाँ से है, ठीक, कि 1 जूल ऑफ वर्क अगर हमको करना पड़े 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पे लाने के लिए, तब जाके डिफाइन करेंगे कि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, देन वी डिफाइन पोटेंशियल कितना, ऑफ 1 वोल्ट एट दैट पॉइंट। जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पे लाना हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, तब जब लाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल, और कितना चार्ज लाने में, 1 कूलम चार्ज लाने में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ठीक, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आपसे बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप NCERT का भी जो एग्जाम्पल देखिएगा उसमें दिया हुआ है कि शायद एक कोई चार्ज है, ठीक, उसको लाने में वर्क डन जो आपको करना पड़ रहा है वो 15 जूल करना पड़ रहा है या 100 जूल। हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 150 जूल ऑफ ऐसे नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा देखिए ध्यान से कि हाउ मच वर्क इज, अब ये भी बोल रहा है आजकल, हाउ मच वर्क इज डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट, इन मूविंग 20 माइक्रोकूलम चार्ज such that potential of a point is 20 into 10 to the power minus 6 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल, कितना काम किया जाएगा किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से इन मूविंग 20 माइक्रोकूलम चार्ज, 20 माइक्रोकूलम चार्ज को, ठीक, सच दैट द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज कितना, 20 into 10 to the power minus 6 वोल्ट। उस पॉइंट का मतलब कि अगर कोई पॉइंट है आपके पास, सपोज करिए P, और एक चार्ज है आपके पास कितना, 20 माइक्रोकूलम, तो कितना वर्क किया जाएगा, ठीक, कितना वर्क किया जाएगा, कहाँ से, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने के लिए, कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक, कि V at P इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्या, Q नॉट। ठीक, तो यहाँ से देखिए V at पॉइंट P कितना है आपके पास, इतना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कितना, 20 into 10 to the power minus 6, 20 into 10 to the power minus 6 इज इक्वल्स टू वर्क 10 to the power minus 6 नहीं, और +6 कर दीजिए इसको। ठीक है, इतना वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, चार्ज क्या हमारे पास 20 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में बदल देंगे 10 to the power minus 6, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 into 10 to the power plus 6
इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, ये भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया डायरेक्ट आपके में 400 वोल्ट, ठीक है। इतना 400 जूल, 400 जूल वर्क करना पड़ेगा एक इतने चार्ज को कहाँ से लाने में, ठीक, इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा पोटेंशियल तो इतना ही था, ठीक। वर्क डन कितना करना पड़ेगा 400 जूल, कितना करना पड़ेगा 400 जूल करना पड़ेगा। तो आप फार्मूला को कलेक्ट करते जाइएगा। हमारे पास पहला फार्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, ठीक है। दूसरा क्या था, ठीक है, Q इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारे पास V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। देखिए ध्यान से V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख रहे हैं डब्ल्यू बाई क्यू। अभी आप एक चीज़ और देख लीजिए, हम बता देते हैं अभी, आप रिलेट करिएगा बाद में। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं वी क्यू, और Q इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़े आई टी, वी आई टी, ठीक। और ये क्या गया, देखिए ध्यान से, ये वोल्ट करंट और टाइम, और ये क्या आपके पास वर्क डन है, क्या है वर्क डन है इसका, या एनर्जी भी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है। आप जब क्लास 10th में पढ़े होंगे, 9th में, तो आपको बताया गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में कुछ रिलेशन होता है, ठीक। हम बस लिख रहे हैं, आप इसको एक्सप्लोर करिएगा, ठीक। वर्क डन इक्वल्स टू ऐसा होता है कुछ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऐसा करके कुछ, ठीक। या वर्क डन इक्वल्स टू आप पढ़े होंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप इस चीज़ को जरूर खोजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक। तो यही चीज़ बाद में जाके हीट डिफाइन करें हम लोग, इसको क्या डिफाइन करेंगे हीट, ठीक। क्या डिफाइन करेंगे, आपको हीट डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, देखिए अब आप ये भी सोच रहे होंगे किसी को सर आप पढ़ाते जा रहे हैं क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग पहले पढ़ते हैं थ्योरी, और उसके साथ जो फॉर्मूला बेस्ड है उसको हम लोग एज अ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन करते रहेंगे। देखिए अभी इस स्टेज पे डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, जब तक 2-3 टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे, ठीक, तब तक उसको रिलेट करके क्वेश्चन देने में मज़ा आता है, उसको बनाने में आपको मज़ा आएगा। आप बस ध्यान रखिएगा, अगर आप देख रहे हैं रेगुलरली, ठीक, तो चैप्टर एंड होते होते तक आपके हर एक टाइप के प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, वो कौन सा टॉपिक है, ओम्स लॉ है। कौन सा है, ओम्स लॉ, विच ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये क्या डिफाइन करता है, देखिए ध्यान से, इसका एक अपना कुछ अजम्पशन है, ठीक। ओम्स लॉ कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ही डिफाइन किया गया है इसको। तो कैसे डिफाइन किया गया है, तो बोला गया है कि एट, सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सबसे पहले बोल दी भाई साहब पहले ही कि क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लिखा गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। पोटेंशियल जो है, अभी हम लोग जो जस्ट डायरेक्ट पढ़े, पोटेंशियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल अक्रॉस अ टर्मिनल, हम लोग इस पे आ रहे हैं, लेकिन आप बस ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल क्रॉस अ टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसमें और हम लोग ऐड कर सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल, applied potential is directly proportional to current flowing through it, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। अप्लाइड पोटेंशियल, इसमें कुछ मिस है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस अ टर्मिनल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ ऐड कर लीजिएगा, अक्रॉस अ टर्मिनल, ठीक है, अक्रॉस अ टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक सर्किट, अभी जैसे कि आप समझिए कि वायर ही है, एक वायर है, सपोज करिए ध्यान से, ये वायर है, इसका एक एंड ए ये है और एक दूसरा एंड बी है, और इसमें क्या है करंट, क्या है आई फ्लो कर रहा है,
क्या फ्लो कर रहा है? आई। ठीक है, क्लियर है। अब बोला क्या गया है कि सपोज कर ली कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V नॉट है सपोज करिए। करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? I। ठीक, और टेम्परेचर कैसा है? एकदम कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाइएगा, पोटेंशियल को क्या करिएगा? बढ़ाइएगा, तो इसमें जो अमाउंट फ्लो करने वाला जो करंट है, करंट ऑफ अमाउंट ऑफ करंट जो है, ठीक है ना, वो भी क्या होगा? फ्लो करना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब करंट का भी अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल अक्रॉस अ टर्मिनल, यही है पोटेंशियल अक्रॉस अ टर्मिनल, मतलब कि कोई भी सर्किट वायर या किसी भी टीवी बल्ब कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब उसमें जो करंट फ्लो करा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप डायरेक्ट सुनिए, आप एक लैंग्वेज सुने होंगे घर पे, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा। जब भी टीवी वगैरह फ्लक्चुएट करता था पहले, जब ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादा टीवी हुआ करता था, ठीक, तो उसमें हम लोग स्टेबलाइजर रखते थे और एकदम डीम हो जाता तो बोला जाता कि उसको खूब वोल्टेज बढ़ाइए स्टेबलाइजर से, तो क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लगभग कुछ वैसा ही चीज़ है, उसी चीज़ को बताया जा रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक, तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर x है, ठीक, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट k इंटू x आता है ऐसा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लोग इसको लिखेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा? एक कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इंटू i। क्लियर है? तो हम कांस्टेंट की जगह पर क्या बना दिए? डब्बा, क्योंकि हमारे पास एक नया टर्म आने वाला है जिसका क्या है? ये r है। क्या है? ये r। और इस भाई साहब का नाम यहाँ पे क्या है? इनका नाम है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस। और ये क्या है? देखिए ध्यान से, आप सोचिए, आपको किसी भी काम करने में कॉम्प्लिकेटेड कब लगता है? ठीक है, फिलोसफिकली नहीं बात कर रहे हैं, मतलब आप सोच के देखिए, कुछ ना कुछ क्रिएट आप जब कर रहे हो, या कुछ नया कर रहे हो, या कुछ पढ़ रहे हो, या जिस चीज़ में भी आपको मन हो, ठीक, तो हो सकता है कि तुरंत किसी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इस तरीके से कुछ डेविएशन है आपके भी लाइफ में, हर एक के लाइफ में होता है। ठीक है, मतलब वो आपको क्या करता है? उस काम को करने से रोकता है। क्या करता है? उस काम को करने से रोकता है। इनका भी वही काम है, इनका भी क्या है? वही काम है। ये किसको रोकते हैं? ठीक है, ये किसको रोकते हैं? करंट को। हम लोग अभी आएंगे, इस पे डिफाइन करेंगे। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैसा है? ठीक, इसका नाम क्या है? रेसिस्टेंस। क्या नाम है इसका? रेसिस्टेंस। मतलब R इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप V के वैल्यू को जितना बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, ठीक, जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन इस पूरे वायर का, ये जो वायर होगा, इसका जो रेसिस्टेंस है, ठीक, ये नहीं घटेगा ना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो I के प्रोपोर्शनल है। जिस प्रोपोर्शन में भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में I, जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ गया, तो जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ गया, तो रेशियो तो बढ़ा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज कांस्टेंट। इसको कभी कभी ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है? ठीक, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस अ टर्मिनल एंड इट्स करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही आपका क्या चाहिए? ओम्स लॉ। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लिखते समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कोई पूछेगा कि क्या सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या रेसिस्टेंस बदल जाएगा? तो हाँ, बदल जाएगा। टेम्परेचर अगर आप बदल दीजिएगा, ठीक, तो रेसिस्टेंस में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए आप लोगों को अभी कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। रेसिस्टेंस क्या है? तो R क्या है यहाँ पे? रेसिस्टेंस। मतलब जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। रेसिस्टेंस के बारे में तो अभी हम लोग डिफाइन ही करेंगे, पढ़ेंगे उसको प्रॉपरली, लेकिन रेसिस्टेंस जो इसका जो है यहाँ से आप देखिए, अच्छा यहाँ से भी आप देखिए यूनिट अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है। आप यहाँ से अगर रेसिस्टेंस का यूनिट लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा? V अपॉन I। और V क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए? वोल्ट। ठीक, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम्पियर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर। रेसिस्टेंस का यूनिट ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको जब हम लोग स्पेशली डिफाइन करेंगे, जस्ट इस टॉपिक के बाद रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, तब देखेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक, ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है अभी। और अब हम लोग यहीं पे आके रुकेंगे, रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक, और रेसिस्टेंस पढ़ने के बाद
मतलब ये जो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत सारा क्वेश्चन आपको लेके देगा, ठीक। या मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके भी बोर्ड के एग्जाम में, आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। ओके, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है रेसिस्टेंस। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए क्या है y इक्वल्स टू एक्स। हालांकि ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप 10th क्लास में तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब क्लास 10th में आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा। y इक्वल्स टू एक्स है, सपोज करिए x नहीं 2x मान लेते हैं, 2x, ठीक। और एक बॉक्स बनाता है ऐसा करके, ऐसा, इसमें लिखते हैं y, इसमें लिख देते हैं ऐसा 3। x इक्वल्स टू 0 1 2 पुट कर दीजिए, ठीक। तो जब x 0 पुट किए तो y कितना आ गया 0, जब x 1 पुट किए तो y कितना आ गया 2, जब ये पुट किए तो आ गया 4। मतलब x के वैल्यू को बदल रहे हैं तो y का भी वैल्यू बदल रहा है, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जैसे v किस पे डिपेंड कर रहा था, i पे। देखिए x को हम लोग बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं, तो y भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ठीक एकदम वैसा ही रिलेशन है। और जब हम लोग इसके ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, इस ग्राफ को जब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस ग्राफ को, तो देखिए हमारे पास क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स। हर एक चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन आपको ये सब चीज़ पहले से पता होना चाहिए क्योंकि 9th में भी कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, यहाँ पे पुट कर दीजिए 0,0। दूसरा क्या है 1,2, पहले x फिर y। कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है उसमें पहले x फिर y, तो 1,2, तो 1,2 मतलब पहले x 1,2, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। फिर कितना आपके पास 2,4, 2,4 देखिए यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ कहीं आएगा x। और जब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर मिलाएंगे सीधा तो डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल्स टू 2x। क्या होगा, 2x होगा। क्लियर है, क्या होगा ये, y इक्वल्स टू 2x। मतलब y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हम ये बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक, जिसमें y एक्सिस पे क्या है, v है मतलब वोल्टेज, और x एक्सिस पे क्या है, करंट है। क्या चीज़ है, करंट। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। मतलब ये जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, v इक्वल्स टू IR का ग्राफ होगा। जैसे y इक्वल्स टू किसका है, 2x का ग्राफ है। अब सपोज करिए कि ये जो लाइन है, ठीक, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक। और हम लोग इस लाइन से यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं क्या चीज़, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए अभी हो सके मे भी आप नहीं पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, आप अभी से जब आगे जाइएगा मैथ्स जब आप पढ़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आपको पढ़ना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए आप घबराइएगा मत अभी, ठीक है। आप बस इतना समझिए कि जब आपको नहीं ये चीज़ समझ में भी अगर आए तो जब आप लौट के ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन पढ़ लीजिएगा उस दिन जब आप यहाँ पे देखने आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे है 90 डिग्री। तो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा। जब डिफाइन करेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। अब सोच के देखिए ये क्या है, किसके पैरेलल है, वोल्टेज। तो लिख दीजिए यहाँ पर से v अपॉन ये वाला क्या है, सॉरी, ठीक है, ये क्या आपके पास i, x पे क्या है i, इधर क्या है v वर्सेस i। ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो tan थीटा जब हम लोग इसमें लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, v अपॉन i। और ये क्या होता है, r होता है। क्या होता है, r होता है। क्या होता है, r, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू v अपॉन i इक्वल्स टू r। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक। और अभी बताया गया था कि हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर थीटा क्या है, एकदम कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। थीटा क्या है, कांस्टेंट है। आप ड्रॉ करते जाइए, ये थीटा कभी बदल ही नहीं सकता है इस कंडीशन के लिए, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब इसी को आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, कि स्लोप है ये। क्या है ये, स्लोप है। तो यहाँ से हम एक लाइन जो डायरेक्ट आपके लिए लिख सकते हैं, क्या, कि द स्लोप, ठीक। और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ tan थीटा फॉर v वर्सेस i ग्राफ, ठीक, v वर्सेस i ग्राफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज
कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ से जहाँ से हम ये बताना शुरू किए हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि सर हम तो ये चीज़ पढ़े ही नहीं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा तब जाके आप यहाँ पे आइएगा, इस चीज़ को समझिएगा फिर से, तब आप जो है आपको आपका जो कंसेप्ट होगा इस टॉपिक को लेके प्रॉपरली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक, तो रेसिस्टेंस के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रेसिस्टेंस का काम क्या है कि ये करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके मूव होने में उसको क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक, और रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि द ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ करंट। कोई भी रुकावट, कोई भी हिंड्रेंस जब करंट के पाथ में क्रिएट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देखिए ध्यान से कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग रेसिस्टेंस को। ठीक है, रेसिस्टेंस आपके पास रेसिस्टेंस हम लोग डिफाइन करेंगे ऐसे, क्या चीज, द ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस, द ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस क्रिएटेड इन द path of the obstacle or hindrance created in the path of current is known as resistance, is known as resistance। ध्यान से देखिएगा, इसको देखते जाइएगा साथ में। ठीक, जैसे कोई सर्किट है, कोई वायर है, उसके थ्रू करंट पास हो रहा है। देखिए ध्यान से, सपोज करिए कि एक ये वायर है, ठीक, और इसके थ्रू करंट पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। तो बोला गया कि करंट के रास्ते पाथ में जो हिंड्रेंस आएगा वही को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो है यहाँ पे बंदूक लेके खड़ा होगा कि तुम करंट आओ, आज तो तुमको हम गोली मार देंगे, तुम इधर से पास कैसे किया, ऐसा नहीं होता कुछ, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा होता है, बात समझ में आ रहा है, ये इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कौन से फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, या ये, और आप ध्यान में रखिएगा अभी जो चीज़ आप पढ़ी हो बहुत सब एटॉमिक लेवल पे होने वाला चीज़ है, सब एटॉमिक लेवल पे आप बस फील कर सकते हो। करंट आप कभी देखे नहीं कि अरे देखो आज करंट जा रहा है, नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि उस वायर से, या कोई वायर है तो वायर से करंट फ्लो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो बल्ब जलता है, पंखा चल रहा है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो प्रॉपरली काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से पास जब कर होगा तो इस करंट के पाथ में जो क्या आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा, जो हिंड्रेंस आएगा। ठीक, जिस हिंड्रेंस से होते हुए क्या कर रहा है, ये निकल रहा है, उधर फ्लो कर रहा है, उसी हिंड्रेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस। क्लियर है। तो अब आपको डिफाइन बताना है ये चीज़ कि अगर कोई वायर है, क्या है, वायर है जिसका लेंथ कितना है, देखिएगा ध्यान से, एक वायर है जिसका लेंथ कितना L है, कितना है L, और देखिए ध्यान से ये वाला आपको एरिया दिख रहा है, हम दिखाते हैं आपको, ये मार्कर का ये वाला जो सेक्शन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। कौन सा एरिया, इस एरिया को मान लीजिए पहले A, लेकिन ऐसे इसको बोला जाता है क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल, गोल वाला कद्दू नहीं होता, उसको मम्मी जब काटती है बीच से तो 2 सर्कल बनता है, दैट इज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सपोज करिए कि कोई वायर है और उस वायर का लेंथ L और एरिया कितना A है, तो बोला गया कि जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक, जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और किस चीज़ पे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। किस चीज़ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वायर के लेंथ को बढ़ाइएगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और अगर आप एरिया को घटाइएगा तब पर भी रेसिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि इफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इट मीन्स दैट इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ B, ठीक, देन द वैल्यू ऑफ A ऑल्सो इंक्रीजेज। दो क्वांटिटी है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B, तो अगर आप B के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो A का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन सपोज करिए कि क्या है, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब आप B को बढ़ाइएगा तो A घटे जाएगा। ठीक है, B को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, A घटेगा, और A को घटाइएगा तो B को घटाइएगा तो A बढ़ जाएगा, मतलब ठीक उल्टा रिलेशन होगा। यहाँ पे भी कुछ वैसा है, अगर आप वायर के लेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। आप एरिया को बढ़ा रहे हैं तब पर भी रेसिस्टेंस कमेगा, लेकिन अगर आप एरिया को घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा।
फिर से हम एक बार बता रहे हैं, लेंथ बढ़ा रेसिस्टेंस बढ़ा, लेंथ घटा रेसिस्टेंस घटा, लेकिन एरिया बढ़ा रेसिस्टेंस घटा, एरिया घटा रेसिस्टेंस बढ़ा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, जब हम दोनों को रिलेट कर देंगे, ठीक है, जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। फिर यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट है उसको हटाएंगे, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट K इंटू L बाई ए। और इस कांस्टेंट K को हम लोग यहाँ बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, देखिए फिर एक नया टर्म आपके पास आ गया, ठीक, रो, क्या बोलते हैं इसको, रो बोला जाता है। और आपके पास रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला हुआ फाइनली, कि किसी भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रो L अपॉन ए, जहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और ये डेटा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा, ये डेटा क्या होगा, मैक्सिमम दिया हुआ ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा रेसिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, अब रेसिस्टेंस ही चलेगा 2-3 क्लास। ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। ठीक, अब इसमें 2-3 चीज़ हम लोग बस और ऐड करेंगे। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर आपको बोला जाए, ठीक है, यहाँ से अगर आपको बोला जाए क्या चीज करने के लिए, ठीक, ये रेसिस्टेंस है, ठीक, I इक्वल्स टू रो एल अपन। तब आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्या, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, R इक्वल्स क्या पढ़े, V बाई आई। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं हम लोग, ओम। देखिए V बाई आई था, जैसे आप देखिए Q इक्वल्स क्या था, IT, तो I इक्वल्स क्या था, Q अपन T, तो इसको हम लोग कूलम पर सेकेंड भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दिया हम लोग एम्पियर। उसी तरीके से इसका भी हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या चीज, ओम। देखिए ऐसा है सिंबल, ऐसा, ठीक, और लिखते हैं OH और M, OH और M, ओम है, मतलब रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। क्या चाहिए, ओम है। तो आपसे कोई बोलेगा कि हमको रेसिस्टिविटी का यूनिट बताइए, ठीक है, रेसिस्टिविटी का यूनिट बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर लिखें तो क्या नहीं लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। तो R, अच्छा ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं ओम इंटू एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। मतलब रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, उसको डिफाइन करने के लिए बताया गया, ठीक, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के लाया जाता है और इस तरीके से कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो, चेंज नहीं हो, ठीक, तो वो जो चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। फिर वहाँ से बताया गया आपको क्या चीज़, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम लोग ये पढ़ लिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कहीं का भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो और उस टेम्परेचर पे किसी भी वायर के क्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो उस वायर के थ्रू करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। उसको मैथमेटिकली जब हम लोगों ने देखा तो एक नया टर्म हमारे पास आया, डेट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को डिफाइन किया। अब रेसिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। किस तरीके से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। और एरिया पे कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, एरिया को घटा दीजिएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक नया टर्म आता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, एक्चुअली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। हम लोग एक दिन रेसिस्टिविटी को, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है आपको बस ये, लेकिन हम लोग समझेंगे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का। फिर हम लोग जब देखेंगे वायर के अंदर में एक्चुअली में ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, लैटिस क्या होता है, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम बताएंगे। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या चाहिए, रो। रो जो आया टर्म वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। कौन से मटेरियल पे, किसके मटेरियल पे, तो जिस वायर का आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के मटेरियल पे। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक, और जो NCERT का है प्रॉपरली जो भी बुक है आपके पास उसको सॉल्व करेंगे। 1 से 2 दिन में आपको मैंने जो कहा था कि जो क्वेश्चंस का एक स्लाइड का आपके पास वीडियो आ जाएगा वो भी आ ही जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 26 तारीख तक, 26 मई तक। ठीक है ना, वहाँ तक आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।